इस फंडामेंटल राइट पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है धारा 144 के इम्पोज किए जाने का। इंटरनेट जो हमारा बंद किया जाता है वो भी धारा 144 के। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। और आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं धारा 144 के बारे में, यानी कि सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लीगल टॉपिक है। तो दोस्तों ये प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए थे उनमें हमने कई पार्ट डिस्कस करे थे प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के। तो दोस्तों ये धारा 144 भी ये एक प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का एक पार्ट है। तो दोस्तों आपने न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में कई बार इस धारा के बारे में सुना होगा, या फिर आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का जब फैसला आने वाला था तो उस समय फैसले के दौरान ये यहाँ पर 144 धारा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लगा दी गई थी। और दोस्तों अभी हाल ही में जो 370 धारा हटाई गई थी, तो तब भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे समय तक धारा 144 इम्पोज की गई थी। और सबसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है लॉकडाउन, जो कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते जो उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेशों में जो राज्य सरकारों ने जो या फिर कहें कि उनके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो लॉकडाउन लगाया का इसी सेक्शन 144 के अंतर्गत ये लॉकडाउन लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी सेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे कि धारा 144 क्या है, और जब धारा 144 लगती है तो आपके किस फंडामेंटल राइट पर इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है कि जिस पर इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। और यदि धारा 144 ऑर्डर या धारा 144 यदि इम्पोज किया जाता है और उससे आप एग्रीव्ड हैं, उससे आप व्यथित हैं, तो आपके लिए उपचार क्या है, आपके लिए रेमेडी क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गार हो गए हैं। तो यहाँ पर उनके पास रेमेडी क्या है, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन अधिकारियों के द्वारा धारा 144 का इम्पोज किया जा सकता है। तो धारा 144 CRPC कहती है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैसा, जो स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है। तो इन तीनों में से किसी के द्वारा यहाँ पर 144 का ऑर्डर इम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर किन परिस्थितियों में इनके द्वारा ऐसा ऑर्डर इम्पोज किया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है धारा 144 में कि सिचुएशन ऐसी है कि डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उन्हें बचाने के लिए, हेल्थ और सेफ्टी, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रही है, तो यहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया है वो इसी आधार पे, हेल्थ और सेफ्टी के आधार पर ही लगाया गया है। और यहाँ पर और ग्राउंड है, और डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो लोगों के बीच में शांति कायम रखने के लिए, यानी कि पब्लिक पीस के लिए, पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए इस तरह का ऑर्डर किया जाना जरूरी है। या फिर राइट और एन एफ्रे, तो यहाँ पर दंगे और जो बलवा है, दंगा और बलवा जो हो सकते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस तरह का प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की ये सिचुएशन होती है, लोगों की जान को खतरा है या हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स लेना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर पब्लिक पीस कायम रखने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाना ज़रूरी है, दंगे और बलवा रोकने के लिए ऐसा एक्शन लिया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यदि इस तरह के रीजंस हैं और यहाँ पर इस तरह के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इमीडिएट प्रिवेंशन लिया जाना ज़रूरी है, यहाँ पर स्पीडी रेमेडी, यहाँ पर दो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि यहाँ पर उसे लगता है कि इमीडिएट प्रिवेंशन की आवश्यकता है और स्पीडी रेमेडी मतलब कि तुरंत उपचार की यहाँ पर आवश्यकता है। इन सभी ग्राउंड्सों के आधार पर तो यहाँ पर वो 144 इम्पोज कर सकता है। तो दोस्तों ये धारा 144 में बताया गया है। तो दोस्तों धारा 144 का ऑर्डर किन लोगों के अगेंस्ट,
किन किन लोगों के अगेंस्ट ये किया जा सकता है। इसका ये सबसेक्शन 3 बताता है कि ये केवल एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, ये कई व्यक्तियों के अगेंस्ट भी ये इम्पोज किया जा सकता है, या फिर ये पब्लिक जनरली जनसाधारण मतलब कि पूरे ज़िले के लोगों के लिए या ज़िले के किसी भाग के लिए या पूरे प्रदेश में। यदि राज्य सरकार इसे लागू करती है तो पूरे प्रदेश के लिए यहाँ पर इसे लागू किया जा सकता है। तो ये धारा 144 ये बताती है। तो दोस्तों इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कई सबसेक्शंस हैं, इसको हम पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जब धारा 144 लगाई जाती है तो आपके किस फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 से 35 के बीच में, पार्ट 3 में, उसमें आपके किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 19 है, तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 19 है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी राइट दिया गया है और इसमें कई सारे राइट्स, 6 राइट्स के बारे में यहाँ पर 6 राइट्स के बारे में यहाँ आर्टिकल 19 में बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 राइट्स में से 3 राइट्स में सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो राइट्स हैं। तो यहाँ पर पहला राइट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करना। तो यहाँ पर व्यक्ति, कई लोग मिलकर इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो गैदरिंग का उन्हें राइट है, यहाँ पर उन लोगों को गैदरिंग का राइट है कि सभा बुलाने का, इकट्ठे होने का यहाँ पर जो राइट है उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब धारा 144 लगती है। और यहाँ पर जो सब सेक्शन डी है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब धारा 144 लगाई जाती है तो सबसे ज़्यादा इसी को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, मतलब कि लोगों के जो घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है उसको सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है धारा 144 के अंतर्गत। तो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस राइट पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है धारा 144 के जब इम्पोज की जाती है। और यहाँ पर जो जी सबसेक्शन जी 19 के जो सबसेक्शन जी में बताया गया है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो यहाँ पर लोगों की जो आजीविका है, जो लोग जिससे कमाते खाते हैं, उस पर भी सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में किस तरीके से लोग परेशान हैं, बेचारों के पास यहाँ पर कोई आजीविका का साधन नहीं रहा है, कई लोगों पे आजीविका का साधन नहीं रहा है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हैं, यहाँ पर कई लोगों की नौकरियाँ चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके इस राइट पर, जो उनका बिजनेस करने का राइट है, जो उनका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन करने का जो राइट है, उस पर भी सीधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसको ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर ये रिस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सबसेक्शन बी में बताया गया है, सबसेक्शन डी और जी में, तो इन तीनों राइट्स पर बहुत ज़्यादा इसका ये फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि किस फंडामेंटल राइट पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है धारा 144 के इम्पोज किए जाने का। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि धारा 144 क्या कहती है। तो धारा 144 का जो सब सेक्शन 1 है वो यही कहता है कि जब भी टीएम या फिर एसडीएम या कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ये लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर इमीडिएट प्रिवेंशन की यहाँ पर ज़रूरत है, स्पीडी रेमेडी की, मतलब तुरंत उपचार करने की यहाँ आवश्यकता है, तुरंत एक्शन लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। और तुरंत ऐसा एक्शन नहीं लिया गया तो क्या होगा यहाँ पर, it will danger to human life, it will danger to human life और it will danger to health और safety। तो और disturbance of public peace and tranquility और राइट और एवरेज, दंगे और बलवे हो सकते हैं, लोगों की जानें जा सकती हैं, लोगों को इस तरह की संक्रमित बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है लोगों का,
इसी संबंध में उनको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर तुरंत इमीडिएट मेजर्स लेना ज़रूरी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ज़रूरी है, तो धारा 144 के अंतर्गत वो रिटिन ऑर्डर यहाँ पर करेंगे। ऑर्डर रिटिन होना चाहिए और यहाँ पर उस ऑर्डर की तालीम उस व्यक्ति को की जाएगी जिसके संबंध में ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सब सेक्शन 3 है यहाँ पर बताया गया है कि किन किन लोगों के अगेंस्ट ये लागू किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक व्यक्ति के अगेंस्ट लागू किया जा सकता है, 144 के अंतर्गत केवल एक व्यक्ति को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है या कई व्यक्तियों को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है या जनरली या पब्लिक जनरली। तो यहाँ पर जनसाधारण काफ़ी बड़े वर्ग को यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, जैसा कि लॉकडाउन में काफ़ी पूरे प्रदेश पूरे ज़िले को ज़िले में लोगों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो 144 के अंतर्गत ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पर वो ऑर्डर में कई सारी कंडीशंस और रूल्स लिख सकता है कि आपको इस तरह की यहाँ पर आज़ादी होगी, इस तरीके से आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और इतनी आपको स्वतंत्रता है कि इतने समय में आप दुकान खोल सकते हैं, इतने समय में आप बाहर जाके सब्जी खरीद सकते हैं। तो इस तरह के रूल्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों धारा 144 के अंतर्गत जो इंटरनेट जो हमारा बंद किया जाता है वो भी धारा 144 के इम्पोज के द्वारा किया जाता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया गया है या कई प्रदेशों में ऐसा किया गया। प्रदेशों के कई भागों में इंटरनेट का जो कनेक्शन बंद किया गया वो धारा 144 के अंतर्गत प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर ही किया गया। तो दोस्तों धारा 144 के अंतर्गत जो लोग ये सोचते हैं कि केवल इसके अंतर्गत लोगों के जो 4 या 4 से अधिक या उससे अधिक लोगों को एक जगह गैदरिंग उनकी रोकना ही केवल इसके अंतर्गत आता है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत कई तरह के ऑर्डर आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जब उसे लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, बलवे दंगे हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर लिखित ऑर्डर करेगा। तो इनमें एक व्यक्ति के अगेंस्ट कर सकता है या कई व्यक्तियों के या जनसाधारण के अगेंस्ट कर सकता है। तो इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि तो सब सेक्शन 1 में जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर की तामील उस व्यक्ति को किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑर्डर की तामील व्यक्ति को कराना ज़रूरी है, मतलब कि उसे इस ऑर्डर का नोटिस दिए जाना, उसकी सूचना दिए जाना कि आपके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर लागू किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसे ऑर्डर दिया जाना ज़रूरी है। लेकिन सब सेक्शन 2 यहाँ पर क्या कहता है, यदि सिचुएशन ऐसी है इन केसेस ऑफ इमरजेंसी और इन केसेस वेयर द सर्कमस्टेंसेस डू नॉट एडमिट ऑफ सर्विंग इन ड्यू टाइम ऑफ अ नोटिस अपॉन द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज़ डायरेक्टेड। तो यहाँ पर सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है और यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि व्यक्ति पर इस ऑर्डर के नोटिस की तामील की जाए, उसको इसकी सूचना दी जाए और वो उसके बारे में जो कहना चाहता है उसे सुना जाए, इतना यहाँ पर टाइम नहीं है। तो यहाँ पर नोटिस दिए, उस व्यक्ति को बिना नोटिस दिए यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर जारी किया जा सकता है विदाउट इन्फॉर्म दैट पर्सन। तो दोस्तों इसे यहाँ पर इस तरीके से इशू किया जा सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल रूल है वो यही है कि यहाँ पर अगर इस तरह का ऑर्डर यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर नोटिस की तामील की जानी चाहिए, उसे नोटिस देना चाहिए जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन बस केवल यही स्थिति है कि यदि बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट इमरजेंसी है कि यहाँ पर व्यक्ति को इतना टाइम नहीं है कि व्यक्ति को नोटिस दिया जाए, तो यहाँ पर बिना नोटिस दिए भी यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर दिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनसाधारण को जो लॉकडाउन में ऑर्डर दिया जाता है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से उसे नोटिस करा दिया जाता है या न्यूज़ चैनल्स के अंतर के जरिए उसे नोटिस करा दिया जाता है। तो ये ज़रूरी है, ये जनरल रूल है। तो बहुत ही एक्सेप्शनल स्थिति में इससे यहाँ पर बचा जा सकता है और बिना नोटिस के यहाँ पर ऐसा ऑर्डर जारी किया जा सकता है। तो सब सेक्शन 2 हमने देख लिया, सब सेक्शन 3 को हमने पहले ही देख लिया। और सब सेक्शन 4, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months। तो यहाँ पर जो ऐसा ऑर्डर किया जा रहा है इन मजिस्ट्रेटों के द्वारा, तो इसकी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है 2 मंथ तक ये रहेगा।
परंतु यहाँ पर जो सबसेक्शन 4 के जो प्रोवाइडेड में बताया गया है कि यहाँ पर 2 मंथ के आगे भी ये जारी रखा जा सकता है, लेकिन इसकी पावर किसे दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को। यदि स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है, बलवे दंगे हो सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है इस तरह का ऑर्डर किया जाना, तो वो क्या कर सकता है, इस ऑर्डर को 2 महीने कंप्लीट होने के बाद भी इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा सकता है। 6 महीने के लिए और बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर टोटल पीरियड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 8 मंथ, 8 मंथ यहाँ पर टोटल पीरियड हो जाएगा। 2 मंथ की तो पावर यहाँ पर इन मजिस्ट्रेटों को है और यहाँ पर 6 मंथ यहाँ पर बढ़ा सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल 6 महीने के लिए इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दोस्तों सबसेक्शन 5 और 6 में ये बात की गई है कि जब कभी यहाँ पर ऐसे मजिस्ट्रेटों को, जो DM है, SDM है या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट को या स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है यहाँ पर सिचुएशन अब कंट्रोल हो गई है, तो यहाँ पर वो उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार उसमें ज़रूरत के साथ उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। और इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप इस ऑर्डर धारा 144 के ऑर्डर से यदि एग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या रेमेडी है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर आप इस तरह का यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने से मेरा रोज़गार चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ, इस तरीके से जो भी कारण है आप पर इसका जो भी बुरा फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे आप सो कॉज आप यहाँ पर एप्लीकेशन में लिखकर यहाँ पर ऐसे मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के सामने या फिर मजिस्ट्रेट के सामने यदि आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि वो उस एप्लीकेशन के, मतलब ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वो आपकी एप्लीकेशन पर आपको अपॉर्चुनिटी दे, हर संभव आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप कारण दर्शित करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये धारा 144 हटनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुने जाने की। और इसके बाद क्या होगा, इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, या तो यहाँ पर ये क्या कर सकती है, वो आपकी एप्लीकेशन से यदि सेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है और आपके लिए बहुत बुरा ये फ़र्क पड़ रहा है, तो यहाँ पर उसको कैंसिल कर सकती है या फिर उसे मॉडिफाइड कर सकती है, जिससे कि जिस व्यक्ति का रोज़गार चला गया था, वो एप्लीकेशन दे रहा है तो उसे यहाँ पर रोज़गार मिल सके। इस तरह का ऑर्डर में वो मॉडिफिकेशन कर सकती है, कोई मॉडिफिकेशन कर सकती है, या फिर यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर सकती है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट प्रिवेंशन एक्शन लेना ज़रूरी है, तो यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर इन आधारों पर यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, तो यहाँ पर उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, यहाँ पर रीज़न्स उसे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई है, ये यहाँ पर कारण दर्शित करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है धारा 144, और इसी के साथ धारा 144 में धारा 144A और जोड़ी गई 2005 में। ये है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेसन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म। तो दोस्तों यहाँ पर धारा 144 के अंतर्गत जो आयुध हैं, जो लोग जुलूस के अंतर्गत तलवारें ले जाते हैं, लाठी ले जाते हैं, डंडे ले जाते हैं, हथियार ले जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उन्हें ये नोटिस दे सकते हैं कि आप ऐसी सभा में इस तरह के हथियार ना ले जाएं। आप जो अभ्यास कर रहे हैं, जो यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं पार्कों में, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लाठी का यूज़ ना करें, इन हथियारों के यूज़ के द्वारा यहाँ पर आप अभ्यास ना करें। तो धारा 144A ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अंतर्गत यहाँ पर ये
यहाँ पर इसकी अवधि ज़्यादा है, इसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं होगी और इसकी अवधि और स्टेट गवर्नमेंट इसकी अवधि बाद में 6 माह तक और बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर 9 मंथ टोटल 9 मंथ की यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो 3 महीने तक और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 6 महीने तक और इसकी अवधि बढ़ा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो आपके अगेंस्ट कौन सा आईपीसी का सेक्शन लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अगेंस्ट जो कंपलसरी सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा 144 के अंतर्गत लगना ही लगना है, वो है सेक्शन 188। यानी कि आप पब्लिक ऑफिसर के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। जो पब्लिक ऑफिसर ने जो आपको ऑर्डर दिया है उसके ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, उसे डिसओबे कर रहे हैं, डिसओबे द ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर आप कर रहे हैं। तो 188 आईपीसी के अंतर्गत ये अपराध है। इसमें आपको 6 माह तक की इम्प्रिजमेंट और जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये हो सकता है। यदि और इसके साथ ही इससे संबंधित मतलब कि जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर यदि लॉकडाउन लगाया गया है, धारा 144 के अंतर्गत आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है लॉकडाउन लगा के, तो यहाँ पर यदि आप उल्लंघन करते हैं तो इसके साथ आपको 269 और 270 जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ को स्प्रेड करने में आप क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसे फैला रहे हैं या फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है सेक्शन 269 और 270 के अंतर्गत। तो इनके अंतर्गत आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों हमने अभी जो हाल ही में देखा इसी महीने की जो राकेश टिकैत हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर क्योंकि वो हरियाणा में यहाँ पर एक सभा उन्होंने बुलाई थी, उसे एड्रेस कर रहे थे, तो यहाँ पर ये माना गया कि इन्होंने ये धारा 144 का वायलेशन किया है। जो लॉकडाउन के रूल्स हैं उनका उन्होंने वायलेशन किया है, इसलिए उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर इन तीनों सेक्शनों के अंतर्गत सेक्शन 188, सेक्शन 269, 270 के अंतर्गत यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये है पूरा धारा 144। इसके अंतर्गत तमाम कई तरह के ऑर्डर किए जाते हैं जो कि प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स देखे थे वहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, लेकिन धारा 144 में जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स की पहले हमने बात की उससे कई ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है तुरंत एक्शन लिए जाने की। इसलिए यहाँ पर धारा 144 इम्पोज की जाती है और यहाँ पर इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है जैसा कि हमने देखा कई राज्यों में इंटरनेट बंद किया गया। तो दोस्तों इस तरह के कई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि 144 सेक्शन का किस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि धारा 144 का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जब एडमिनिस्ट्रेशन पर पॉलिटिकल दबाव डलता है तो यहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कई बार इसके बारे में ऐसा कहा है और क्या क्या यहाँ पर डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।